बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज सोमवार 26 फरवरी और बिलाशुबा पाकिस्तान में एक तारीख़ी दिन है, एक तारीख़ साज दिन है। पहली मरतबा पाकिस्तान में कोई ख़ातून वज़ीर आला मुंतखब हुई है और वो भी पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब की वज़ीर आला बनी है मरीम नवाज़ साहिबा। अब वो कानूनी तौर पर हुई हैं, गैर कानूनी तौर पर हुई हैं, उनकी जमहूरी, उनकी अखलाकी हैसियत है या नहीं, बहरहाल वो वज़ीर आला पंजाब बन गई हैं। और बहुत सारे लोगों के इल्म में शायद ये बात ना हो, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद ये ज़रूर पहली खातून वज़ीर आला है, लेकिन पंजाब की पहली खातून हुक्मरान नहीं है। इससे पहले किन ख़वातीन ने पंजाब पर हुक्मरानी की, उनका किन हुक्मरानों के साथ क्या रिश्ता था, उनका दौर कितना अरसा चला और उस दौरान क्या क्या कुछ हुआ, इसके ऊपर तो एक अलहदा वीडियो करूँगा मैं। इस आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह इसके ऊपर बात करेंगे। इस वीडियो में 5 बड़ी डेवलपमेंट्स के हवाले से बात करेंगे। समरी मुस्तरद होने की, बारूदी सुरंगों की, आज़ाद वज़ीर आला की, और फिर 29 फरवरी को क्या होने जा रहा है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसके ऊपर सबकी नज़रें थी। पीपल्स पार्टी मेक और ब्रेक पोजीशन में आई। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से नंबर जारी हुआ, कोई उससे एग्री करे या ना करे, फॉर्म 45 के मुताबिक वो बेशक ना हो, लेकिन फॉर्म 47 का जो रिज़ल्ट है उसके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास वो नंबर है, वो जादुई नंबर के वो जिसके पलड़े में डाले वो हुक्मरान बन सकता है। और पीपल्स पार्टी का इंतखाब था मुस्लिम लीग नवाज़, उसके फॉलोअप में एक बहुत ही अहम मामला था। उसके ऊपर जहांगीर बदर साहब के साहबजादे जुल्फ़िकार बदर साहब, वो मेरे प्रोग्राम में शरीक थे। वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी के तर्जुमान भी हैं। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी के नारे आप सब लोगों को याद होंगे कि जिस वक्त वो कैंपेन चला रहे थे वो क्या कुछ कहा करते थे, क्या क्या उन्होंने वादे किए थे। आज उसके हवाले से मैंने उनसे कुछ सवालात किए और बड़े हैरान कुन जवाब आए। किस तरीके से पीपल्स पार्टी में ने ऐन वक्त पर हंसकर दिखाया, लेकिन हंसकर किसको दिखाया है, इसके ऊपर बात करेंगे। वन बाय वन देख लेते हैं। जनाब मरीम नवाज़ साहिबा जो है वो वज़ीर आला बनी, फिर एक वीडियो भी वायरल हुई हुई है उनकी। उज़्मा कारदार वो मिलने की कोशिश करती हैं, उनका हाथ झटक देती हैं। उज़्मा कारदार कह रही हैं कि मैं जो है क्योंकि नाश्ता कर रही थी, मेरे हाथ गंदे थे तो इस वजह से उन्होंने हाथ परे किया। मरीम नवाज़ साहिबा मेरे से बहुत प्यार करती हैं, जब भी मिलती हैं बड़े प्यार से मोहब्बत से मिलती हैं। अब जिसका भी मौक़िफ़ दुरुस्त माने, बहरहाल इसके ऊपर बड़ी बहस चल रही है उज़्मा कारदार वाले मामले पर और मरीम नवाज़ ने जो कुछ किया। और ये पहला दिन था उनका, वज़ीर आला वो बनने जा रही थी। अब हल्फ जो है वो उन्होंने उठा लिया, बलीगुर रहमान ने हल्फ लिया, मरीम नवाज़ ने अपनी स्पीच की, स्पीच में कुछ वादे किए, वो उसके ऊपर बात करेंगे जिस वक्त स्पेसिफ़िकली मरीम नवाज़ साहिबा के ऊपर गुफ्तगू होगी। फिर हमने देखा कि जो पंजाब असम्बली है वहाँ पर क्या सूरत हाल बनी। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैक्ड कैंडिडेट्स जो कि अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो चुके हैं, उन्होंने बायकॉट किया। मरीम नवाज़ को 220 वोट मिल गए। उन्होंने एक खिताब भी किया, उस खिताब की जुज़ियात जो हैं उसके ऊपर इंशाल्लाह बात करेंगे। लेकिन मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो वज़ीर आला बनी हैं जिस शख्स को हरा कर, महर शराफत अली, उनका को वोटों का डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। और मरीम नवाज़ साहिबा के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्लेम फॉर्म 45 के मुताबिक ये है कि महर शराफत ने उनको शिकस्त दी है मरीम नवाज़ साहिबा को। तो फॉर्म 47 के ऊपर जिसकी जीत का ऐलान हुआ है, ख़ासतौर पर मुस्लिम लीग नवाज़, और उसमें मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ हिमसेल्फ, मानसेरा जो है उससे तो वो हारे ही हारे हैं, लेकिन लाहौर की जो उनकी सीट है, जो आबाई हल्के हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के, वहाँ पर भी तहरीक इंसाफ दावेदार है। और फॉर्म 45 सिर्फ तहरीक इंसाफ का नहीं बल्कि दीगर जमातों का, TLP का, जमात इस्लामी का, उनके भी जब वेरीफाई किया जाए तो उसके मुताबिक भी नंबर्स कुछ इस तरीके से हैं कि नवाज़ शरीफ साहब खुद 30,000 वोटों की लीड से उनको शिकस्त दी है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जेल में मौजूद हैं, कैंसर सर्वाइवर हैं, कोई कैंपेन नहीं की, कुछ नहीं की, फिर भी मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ को उन्होंने तहरीक इंसाफ के क्लेम के मुताबिक शिकस्त दी। तो इस किस्म की फ्रेजाइल हुक्मरानी किसको जो है वो सूट करती होगी कि ये बारूदी सुरंगें मौजूद हैं। जिस तरीके से ये सारा प्रोसेस हो रहा है और इस प्रोसेस में जिस तरीक़ाकार के तहत हुकूमत कायम हो रही है, जब कभी हालात थोड़ा बहुत तब्दील हुए, हालात ने पलटा खाना शुरू किया, और पाकिस्तान में बहुत मुश्किल काम नहीं होता, कुछ थोड़ी बहुत डेवलपमेंट्स होती हैं और उसके बाद या कुछ तब्दीलियां होती हैं कुछ अहम ओहदों पर बैठे हुए लोगों की, और हमने देखा है कि ये कोई डिफरेंट बात नहीं है। किसी भी वक्त ये बारूदी सुरंग फट सकती है जो मुस्लिम लीग नवाज़ की है। और ये सिर्फ एक मामला नहीं है। सदर मुमलिकत ने जो कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की समरी मुस्तरद की है,
उसकी बुनियाद जो उन्होंने बताई है उसमें सदर मुमलिकत ने मौक़िफ़ ये इख्तियार किया कि जब आपने ऐवान पूरा नहीं किया, इलेक्शन हो गया, इलेक्शन होने के बाद जो मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट का मामला था, ख़वातीन की और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें, वो तहरीक इंसाफ के जो बैक्ड कैंडिडेट्स जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हिस्सा बन चुके हैं, और तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को हिस्सा बकदर जुस्सा नहीं दिया गया। और अब तमाम तर इलेक्शंस पंजाब के भी जो है वो स्पीकर डिप्टी स्पीकर के, फिर वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब वो भी आप ऐसे ही करवा रहे हैं, फिर कौमी असम्बली में भी आप जो इंतखाब है वो ऐसे ही करवाना चाहते हैं। शुनीद ये भी है कि सदारती इंतखाब भी इसी तरीके से हो जाएगा। तो वो सदर ने इस बात को बुनियाद बनाते हुए समरी मुस्तरद कर दिया। अब ये भी एक बारूदी सुरंग है, और जो हल्फ बर्दारी की तकरीब होगी उसमें अब सदर मुमलिकत होंगे या नहीं। बहरहाल सदर मुमलिकत के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोगों से जब आप उनसे बात करें, वो कहते हैं कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफ़ा से तौबा, हाय उस जूद पशेमा का पशेमा होना, कि लड़ाई के बाद सदर मुमलिकत को जो मुक्के याद आ रहे हैं वो कहाँ मारने चाहिए, किसको मारने चाहिए। जब वक्त था उस वक्त सदर मुमलिकत का क्या रोल था। 8 फरवरी तक इंतखाबात जो है वो लटकाया जाना, नवाज़ शरीफ का वापसी, नवाज़ शरीफ का इलेक्टोरल रिंग में मौजूद होना, इस सब में कहीं ना कहीं कहाँ सदर मुमलिकत का किरदार था। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से, आर्मी अमेंडमेंट एक्ट के हवाले से उन्होंने दस्तखत किए नहीं किए, वो सारी बैकग्राउंड अपने जहन में रखें। बहरहाल सदर मुमलिकत ने टफ़ टाइम देने का फ़ैसला किया और उन्होंने टफ़ टाइम दिया, समरी उन्होंने मुस्तरद कर दी। अब ये सारे मामलात हैं जो इखलाकी सवाल, जमहूरी सवाल, आइनी सवाल, कानूनी सवाल के तौर पर बारूदी सुरंगें लगती जा रही हैं उस इक़्तिदार के इर्द गिर्द जो कि शरीफ ख़ानदान पीपल्स पार्टी के ज़रदारी ख़ानदान के साथ मिलकर बना रहा है। अब ये बारूदी सुरंगें कब कैसे इस्तेमाल होंगी, कब किसका पाँव इसके ऊपर आएगा और ये फटना शुरू होंगी, और मुस्तकबिल में इसके लिए क्या नुकसानात हो सकते हैं, ज़ाहिर है कि ये आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन इसके आफ्टर मैथ में जिस वक्त सदर मुमलिकत ने यह समरी मुस्तरद की, तो अब इतला ये है कि स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब, क्योंकि स्पीकर कंटिन्यू करता है, राजा परवेज़ अशरफ साहब जो हैं वो उन्होंने एक इजलास किया है कानूनी माहिरीन और उनके साथ मशावरत किया है कि अब सदर ने मुस्तरद कर दी है, 21 दिन के तक जो है वो सदर ने बुलाना होता है इजलास। अगर अब वो नहीं बुलाया जा रहा तो आईनी और कानूनी तौर पर हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, और तय ये हुआ है कि 29 फरवरी को इजलास जो है वो अब बुला लिया जाएगा, और इजलास के समरी जो है वो इनिशिएट करने के लिए प्रोसेस शुरू हो गया है। राजा परवेज़ अशरफ जो है उन्होंने इसके ऊपर मशावरत मुकम्मल कर ली, और अब इजलास 29 फरवरी को होगा। 29 फरवरी को क्या मंजरनामा होगा, अगेन ये एक बड़ा दिलचस्प जो है वो क्वेश्चन है जो आने वाले वक्त में हमने देखना होगा। फिर जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए नॉमिनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान ख़ान के, अली अमीन गंडापुर साहब ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार नहीं की। वो आज़ाद हैसियत में रहेंगे और आज़ाद हैसियत में ही वज़ीर आला का इंतखाब लड़ेंगे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से जो बात हुई है वो ये कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो आज़ाद वज़ीर आला बनेंगे इसी हैसियत में। उसकी वजह यह है कि जो तहरीक इंसाफ ने फ़ैसला किया है कि वो अपने मार्च के पहले हफ्ते में इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने जा रहे हैं, उसमें सूबाई सदर के लिए वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन कर लेते तो उस सूरत में वो पार्टी का इलेक्शन किसी और जमात का, क्योंकि वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मेंबर बन जाते तो बैक वक्त आप 2 जमातों में ओहदेदार या मेंबर्स नहीं रह सकते, तो फिर इस वजह से वो आज़ाद हैसियत में ही कंटिन्यू करेंगे और इसी तरीके से मुंतखब हो जाएंगे। अब आ जाते हैं हम उस बहुत ही अहम मामले की तरफ जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जुड़ा हुआ है। पीपल्स पार्टी की पोजीशन जो है वो आप सबके इल्म में है। पीपल्स पार्टी इस वक्त मेक और ब्रेक वाली पोजीशन में है, उनके पास वो नंबर मौजूद है, और पीपल्स पार्टी जो करती आ रही है इस हुकूमत को बनाने के लिए शहबाज शरीफ को, वो ये तासुर भी नहीं देना चाहते कि शहबाज शरीफ की जो इंस्टॉलमेंट है उसमें उनका कोई किरदार है, लेकिन उनके वोट के बगैर तो शहबाज शरीफ नहीं बन सकते। ये बिल्कुल उसी तरीके की सूरत हाल है कि अगर कोई शख्स जो है वो खाना बनाए, कोई खातून खाना हो, कोई शेफ़ हो, कोई कुक हो, वो खाना बनाए और ख़ुद खाना खाने से गुरेज़ करे, तो बहुत सारे लोगों के जहनों में सवाल तो आएंगे कहीं इसने खाने में कुछ मिलाया हुआ तो नहीं है, कहीं इस खाने में जहर तो नहीं है, कोई जहर आलूद चीज़ तो नहीं है, या गले सड़ी सब्जियों के साथ या गले सड़े इंग्रेडिएंट्स के साथ तो ये खाना नहीं बन रहा, ये ख़ुद नहीं खा रहा, ये बदजायका है या ये जहरीला है। तो पीपल्स पार्टी
वोट दे रही है लेकिन वो वजारतें नहीं ले रही। तो जो खुद उसमें उनको एतबार नहीं आ रहा कि जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है वो कुछ कर पाएगी, डिलीवर कर पाएगी, तो उन्होंने इस गुरेज़ का मुजाहरा इस वजह से किया कि हम भाई बैक सीट पर बैठेंगे, इनका बर्डन हमने खुद पर नहीं लेना। उसके बाद ये सवाल आता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, अगर वो हुकूमत में वजारतें नहीं ले रही, मशीर के ओहदे नहीं ले रही, स्पेशल असिस्टेंट्स नहीं बनवा रही, उसके बावजूद वो वोट दे रही है, तो बदले में अपेरेंटली एक चीज़ तो आप सबके इल्म में है कि बलूचिस्तान में और सिंध में वो सिंगल हैंडेडली अपनी हुकूमतें बनाएंगे। 2 उनको गवर्नर्स मिल जाएंगे, पंजाब का और खैबर पख्तूनख्वा का। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को वो बनवा लेंगे, चेयरमैन सेनेट वो अपना कैंडिडेट ले आएंगे, उसको बनवा देंगे, ये सारे ओहदे तो रख लेंगे। इसके अलावा सवाल ये था कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो कैंपेन चलाई थी उसमें जो वादे किए थे, जो मंशूर दिया था, उस मंशूर में 300 यूनिट बिजली, चाहे वो सोलराइजेशन के बाद, सोलर पैनल्स लगाने के बाद, सोलर पावर प्लांट्स लगाने के बाद उससे जनरेट हुई हुई बिजली के ऊपर 300 यूनिट तक आपने फ्री देने का वादा किया था, किसान कार्ड का वादा किया था, सेहत की सहूलियात, BISP और दीगर प्रोग्राम्स में जो भी आपने मंशूर में वादे किए थे। साथ में बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ा नारा लगाया था कि नफ़रत की सियासत ख़त्म करेंगे, हम जो है वो हमारे दौर में कोई सियासी कैदी नहीं होगा, हमारी ख़वातीन को कोई उसमें कैद में नहीं डाल सकेगा, नून लीग का जुल्म मैंने बर्दाश्त किया, नून लीग जो है वो पॉलिटिकल विच हंटिंग के ऊपर यकीन रखती है, मेरे दौर में ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आपका बेशक दौर नहीं आ रहा लेकिन आपके वोटों से दौर आ रहा है। तो सवाल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जितने अपने इंतखाबी मंशूर में वादे किए थे, साथ में ये भी कह दिया था कि बाबों को रिटायर हो जाना चाहिए सियासत से, शहबाज शरीफ को शोबाज शरीफ करार दिया था, ज़ियाउल हक की बाक़ियात नून लीग को कहा था, इनको पाकिस्तान महंगाई लीग कहा था, क्या क्या कुछ नहीं कहा था। तो अब वक्त ये था कि चलें, आपने मजबूरी के तहत हम मान लेते हैं कि आपकी को बहुत ख़ास किस्म की मजबूरी होगी, तहरीक इंसाफ आपको लिफ्ट नहीं करवा रही, तहरीक इंसाफ कहती है कि हमारे पास नंबर जो है वो 180 है, में जब धांधली करके हमारे नंबर कम कर दिए गए तो हमें मजबूरी में डाल दिया गया कि आप जाएं और जाकर इनमें से किसी जमात के साथ इत्तेहाद करें, तो हमें पॉलिटिकल नुकसान भी होगा और ये जमहूरियत के मुताबिक भी नहीं है। तो PTI ने तो अपने तौर पे ये फैसला कर दिया, लेकिन अब पीपल्स पार्टी के हाथ किसने पकड़े हैं कि वो इस मंशूर के हवाले से मुस्लिम लीग नून पर दबाव ना डाले कि आप जनाब ये जो हमारे वादे थे उनको इंक्लूड करें, और हमारे जो मंशूर था, क्योंकि लोगों ने आपको वोट दिया था इसी बुनियाद पे दिया था, जो आपके प्रोमिसेस थे, जो आपके वादे थे, आपने लोगों को कहा था कि हम ये चीज़ें करेंगे। तो पीपल्स पार्टी से सवाल अब ये होना था और हुआ। जुल्फ़िकार बदर साहब मेरे शो में थे, मैंने उनसे पूछा कि आपने कहा था जनाब कोई सियासी कैदी नहीं होगा, आपने कहा था कि जनाब कोई पॉलिटिकल विच हंटिंग नहीं होगी और हमारे दौर में सियासी वर्कर्स को जेल में नहीं डाला जाएगा, ख़वातीन कैदी नहीं होंगी, तो अब आप वोट तो देने जा रहे हैं। पंजाब में वजारत आला का वोट आपने दे दिया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की मरीम नवाज़ साहिबा को आपने वोट दे दिया, अगरचे उनको आपके वोटों की यहाँ पर तो ज़रूरत भी नहीं थी। तो आप क्या बारगेन कर रहे हैं, आप उनसे बदले में क्या ले रहे हैं? ये आपके वादे थे। तो फिर उन्होंने हंस के दिखा दिया, उन्होंने कहा कि नहीं जनाब, अगर बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म बनते तो फिर हम ये सब कुछ करते, लेकिन अभी तो मुस्लिम लीग नवाज़ है, नवाज़ लीग की वज़ीर आला है, नवाज़ लीग का वज़ीर आज़म बनने जा रहा है, तो हमारे से ये सवाल ना करें आप। कोई पॉलिटिकल विच हंटिंग होती है, कोई सियासी कैदी मौजूद होता है, कोई खातून कैद में है, हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। हम आपको हंस के दिखा रहे हैं, लोगों को हंस के दिखा रहे हैं। वादे जो मर्ज़ी के थे, वादे तो हम तब पूरे करते जब हमें वज़ीर आज़म बनाने का मौका मिलता, क्योंकि हमारा वज़ीर आज़म नहीं बन रहा। वज़ीर आज़म बन रहा है शहबाज शरीफ, अगरचे इनके वोटों से बन रहा है, लेकिन उसके बावजूद अपने मंशूर में किए गए तमाम वो वादे जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक के बाद एक जलसा, क्योंकि उनको तो पूरी इजाज़त मिली हुई थी जलसे करने की, जी इजाज़त तो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं थी, तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक के बाद एक जलसा किया खैबर पख्तूनख्वा में। फिर लेटर पार्ट ऑफ हिस कैंपेन उन्होंने पंजाब को टारगेट किया। पंजाब ने उनको रिस्पांस जैसा कैसा दिया, जो कुछ भी हो, लेकिन वो वादे लोगों से जाकर करने के बाद आज जब उनसे सवाल होता है कि भैया आपने ये सब प्रोमिसेस किए थे तो अब बताएं कि आपने क्या करना है, तो उन्होंने हंस के दिखा दिया। उन्होंने कहा कि जागते रहना, साढ़े दिन रहना, हमारा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, जो वादे हुए थे वो आप अगर हमारा वज़ीर आज़म बना देते तो हो जाता, वरना ये नहीं होने लगा। अब मरीम नवाज़ साहिबा जो है
उन्होंने जो तकरीर की और जो तकरीर में वादे किए इसके हवाले से, और मरीम नवाज़ साहिबा की हुक्मरानी कैसी होगी, उनको किस किस से, वैसे तो मैं बताऊं कि मेरी शोएब शाहीन साहब भी प्रोग्राम में मौजूद थे, उन्होंने तो मरीम नवाज़ साहिबा के लिए जो अलकाबात इस्तेमाल किए हैं, डाकू रानी तक से उन्होंने तशबीह दे दी, उनके जो वज़ारत आला का इंतखाब है उसके लिए उनका MPA मुंतखब होना, उसके ऊपर उन्होंने जो सवाल उठाए वो एक अलहदा से सब्जेक्ट है, लेकिन आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपके सामने रखूँगा कि इससे पहले कौन सी ख़वातीन हैं उन्होंने पंजाब पे हुक्मरानी की, उन्हें हुक्मरानी मिली किस तरीके से, वो बड़ा इम्पोर्टेंट बात है। और जब मिल गई, जिस भी वस्फ़ की बदौलत उनको हुक्मरानी मिल गई, किससे उनका क्या रिश्ता था, तो उन्होंने उस हुक्मरानी को निभाया कैसे, और उन ख़वातीन हुक्मरानों का अंजाम क्या हुआ, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, किस तरीके से और क्या अंजाम हुआ, और यहाँ पर जो प्रेडिक्शंस हैं वो क्या की जा सकती हैं। बहरहाल एक तारीख़ी दिन जिसमें आपके पास पहली मरतबा तारीख़ में ख़ातून वज़ीर आला है, सिंध के वज़ीर आला का इंतखाब भी हो गया है, बाकी चीज़ें भी हो जाएंगी। ये चलेगी कैसे, ये हुकूमत चल पाएगी या नहीं, ये भी एक आने वाले दिनों में एक मुअम्मा है, जिसके हवाले से कुछ आपको इशारे जो हैं वो अभी से मिलना शुरू हो चुके हैं, उस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।